गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब? बच्चों, हर दिन के लेक्चर की तरह मेरा आज का लेक्चर भी एक थॉट के साथ शुरू होगा। जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है? जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है? जिद हमेशा उसकी रखो जो मुकद्दर में लिखा नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के लाइफ प्रोसेस के फोर्थ पेज पे हैं। वेलकम टू प्रथम साइंस एकेडमी। एनसीईआरटी का फोर्थ पेज क्या बोलता है? इससे पिछले पेज में हमने जाना कि सनलाइट कितनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पर सनलाइट को लेने के लिए हमारे पास क्या है प्लांट्स में? तो वो हमने वेरीगेटेड लीव्स की एक्टिविटी की और उससे पता किया। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is obtained by the plants by the pores present on the leaves, that is stomata, tiny pores present on the leaves of the plant, surface of the leaves. बहुत सारा एक्सचेंज बच्चों इन्हीं पोर्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का पर्पस इससे पूरा हो जाता है। पर ये नोट करने लायक बात है। But it is important to note that exchange of gases across the surface of the stems, roots and leaves as well. बोलते स्टोमेटा तो CO2 का एक्सचेंज करता ही है, परंतु स्टेम, रूट्स, लेंटिसल्स के थ्रू, किसके थ्रू? लेंटिसल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो स्टेम और रूट्स पे लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। बच्चों, ये हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, गार्ड पता है ना क्या करता है? रोकता है आपको सोसाइटी में जाने से नहीं। बस सेम फंक्शन है इसका। CO2 की रिक्वायरमेंट है तो ये ओपन रहेगा, गार्ड सेल्स वेल कर जाएंगे। बट और अगर CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये बंद हो जाएंगे और ये फ्लैसिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड। The guard cells when water flows into them. गार्ड सेल्स वेल हुए हैं क्योंकि इनके अंदर क्या आ गया है वाटर। कोर से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी और गार्ड सेल के अंदर वाटर आ जाएगा और ये स्वेल कर, और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा ये श्रिंक हो जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो कहाँ से आती है? अब हमारे पास एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी है
जिसमें इन्होंने 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स लिए हैं और 3 डेज तक 3 डेज तक पहले इन्होंने डार्क रूम में रखे हैं। किसमें रखे हैं? डार्क रूम में 3 डेज के लिए। और अब इन प्लांट्स को सेपरेट ग्लास प्लेट्स के अंदर रखा गया है और एक ग्लास जार के अंदर एक चाइना डिश रखी है जिसमें KOH रखा है। क्या रखा है? KOH। इस KOH में कैपेसिटी होती है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी इस वेल जार में होगी या प्रोड्यूस्ड होगी या वो KOH एब्सॉर्ब कर लेता है, जबकि ऐसा कुछ दूसरे प्लांट में नहीं रखा गया है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखनी है बच्चों ये बात कि KOH इस ग्लास जार के अंदर क्यों डाला गया है? टू एब्सॉर्ब CO2। अब CO2 फोटोसिंथेसिस होने के लिए चाहिए थी, जो कि इस प्लांट की KOH एब्सॉर्ब कर ले रहा है। तो नेचुरली इसमें स्टार्च कम होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस कम होगी एज कंपेयर टू दिस। यही इस एक्टिविटी का मकसद है, जानना कि अगर CO2 की कमी होगी तो प्लांट में क्या होगा और जिसमें फुल CO2 होगी तो उसमें कौन। और इसमें आपको एक और क्वेश्चन, KOH क्या करता है? तो ये KOH CO2 को एब्सॉर्ब करता है। यही कंक्लूड करती है ये एक्टिविटी। पहले हमने देखा सनलाइट जरूरी है, CO2 जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। अब हमारे पास ऑटोट्रॉफ अपनी जरूरत को कैसे पूरा करते हैं? तो सनलाइट से तो फोटोसिंथेसिस हो गई क्लोरोफिल के अंदर, लेकिन प्लांट को और भी मिनरल्स चाहिए जो रूट्स खींचते हैं पानी से, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। ये सॉइल के अंदर होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में रूट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट की पूरी बॉडी को जहां जहां जरूरत है वहां वहां पहुंचाते हैं। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस और बाकी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के अलावा चाहिए फूड और मिनरल्स, वो सॉइल से मिलते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन सॉइल से आती है। तो इस पेज से हम कंक्लूड कर देते हैं कि CO2 किस किस पार्ट से प्लांट एब्जॉर्व करता है और प्लांट को और कौन कौन से मिनरल चाहिए। कुछ बैक्टीरिया भी है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास NCERT ने बताने की कोशिश की है कि कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना खाना खुद खुद बनाते हैं। उसका एक एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सल्फर अपना खाना खुद बनाते हैं। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन खुद फिक्स करता है। तो ये कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं। अब हम करने जा रहे हैं हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन
डेफिनेशन हम कल कर चुके थे। इसकी है हमारे पास 3 टाइप्स: सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है, होलोजोइक, होलोजोइक, पैरासिटिक। वैसे एक और भी है, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स। तो ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स डेड डिकेइंग मटेरियल खाते हैं। डेड डिकेइंग, बेस्ड ऑन द डेड डिकेइंग फूड, डेड decayed solid food, like some insects. Okay, like some insects. हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। क्या है? ब्रेड मोल्ड। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में whole food is whole food is ingested and digestion occurs inside the body, and digestion occurs inside the body. Example, these are of 2 types. होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हैं, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। इसके एग्जांपल क्या क्या है? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस जो हरा हरा खाते हैं, काउ, ऑक्स, है ना, जो ग्रास खाते हैं, ठीक है। और ओमेनिवोरस, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक ह्यूमन बींग्स। सो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल, जो कि हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एक फॉर्म है, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ। इसी तरह होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और टाइप मैं आपको दे चुकी हूँ। अब हमारे पास है प्रीडेटर्स। क्या है हमारे पास? प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रीडेटर्स are those animals are those organisms which obtain their food
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, पैरासिटिक। क्या है? पैरासिटिक। मच्छर एक पैरासाइट है। क्या करता है? ये होस्ट होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ओके, एग्जांपल मॉस्किटो। मॉस्किटो। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि heterotropic nutrition कितने टाइप्स थे. Let me read the NCERT heterotropic nutrition heading. ये इन्होंने इन लाइंस में क्या बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा. लाइन से कोई भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है ना. सो हमें एनसीईआरटी की लाइंस जरूर पढ़नी है. एनसीईआरटी की लाइन के बीच में से कुछ कोई भी नया क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं. So each organism is adapted to the environment. The form of nutrition differ depending upon the availability of the food material as well as. ये क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूट्रिशन की फॉर्म डिफरेंट क्यों है. तो दिस इज डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एंड आल्सो कि फूड कैसा है और सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है. एंड आल्सो वो ऑर्गेनिज्म उसको ले किस तरह से रहा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और ऑब्टेन करने का तरीका न्यूट्रिशन की टाइप बता देता है. फॉर एग्जांपल, whether the food source is stationary, अगर स्टेशनरी है जैसे ग्रास, और मोबाइल है सच एज डियर. अब कुछ एनिमल्स डियर्स को खाएंगे और कुछ एनिमल्स ग्रास खाते हैं और उसके बेस पर न्यूट्रिशन की टाइप चेंज करते हैं. Would allow for the differences in how the food is assessed and material is nutritive apparatus used by the cow and the lion. There is a range of strategy which the food is taken. बोलते फूड अलग अलग तरीके से लिया जाता है और इसी को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. उसका तोड़ने का तरीका डिफरेंट है. कुछ बॉडी के बाहर ही तोड़ देते हैं, कुछ बॉडी के अंदर लेके तोड़ के उसको एब्जॉर्ब करते हैं. फंजाई, ब्रेड, यीस्ट एंड मशरूम्स, ये बॉडी ये बाहर तोड़ते हैं, ये बाहर तोड़ते हैं. ये सेप्रोट्रोफिक है. ये क्या है? सेप्रोट्रोफिक है. कौन कौन? ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम. ये आउटसाइड द बॉडी अपने फूड को ब्रेक डाउन. अदर्स होल ले लेते हैं. जो होल लेते हैं वो क्या है? हॉलोजोई. होल होल मटेरियल को लेंगे फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे और वो हो गए हॉलोजोई. हॉलोजोई. तो इस तरह से फंक्शन. सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, और कुछ किल करके खाते हैं जिन्हें हम प्रीडेटर्स कहते हैं. सर को सुना दो बेटा. दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी used by the wide variety of. इस तरह की ये जो पैरासिटिक है, कसकटा. कसकटा एक अमर बेल है. टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवॉर्म, ये दूसरों की बॉडी से न्यूट्रिशन को लेते हैं. कई ऊपर बॉडी के ऊपर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कई अंदर घुस जाते हैं. जैसे लाइस, जिसे जू कहते हैं, कसकटा प्लांट के ऊपर से बॉडी से न्यूट्रिशन निकाल लेती है. टेपवॉर्म पेट के अंदर जाकर के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है. तो इस तरह से एनसीईआरटी ने आपको हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझाने की कोशिश की है इन लाइंस के थ्रू. अब है हमारे पास हाउ डू अमीबा ऑब्टेन देम. क्या बोल रही है एनसीईआरटी इन लाइंस में 5.2.3 में? हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? since the food since the food and the way is differ, the digestive system is different. बोलते जिस तरह से बोलते आप ये जो न्यूट्रिशन
सिस्टम डिफरेंट है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो कह रहे हैं इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास अमीबा, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये सरफेस से ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये है स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सेंस कर लेता है ये फूड को अपने सरफेस से ही, और जैसे ही सेंस कर लेता है फूड को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। और इस तरह से ये एक वैक्यूल बनाता है, इसमें फूड को स्टोर करता है और इंजेस्ट कर लेता है और इसको न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए यूटिलाइज करता है। तो अमीबा स्यूडोपोडिया बना करके फूड को सेंस करके इस तरह से फूड को एब्जॉर्ब करता है। ये है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा, किस तरह से अपनी फिंगर लाइक एक्सटेंशन के थ्रू फूड वैक्यूल बना करके फूड को लेता है और इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है और साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर देता है और अनडाइजेस्टेड फूड फिर से सरफेस से बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम शू शेप होता है, फुट शेप होता है, विच इज आल्सो, ये वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और उसके उसके ऊपर स्पेसिफिक स्पॉट है, वहां से वो खाना अंदर लेता है और वहां तक पहुंचाते हैं उसकी बॉडी में जो सीलिया लगे होते हैं। सीलिया क्या है? सीलिया, सीलिया क्या है? सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया, सीलिया कहाँ प्रेजेंट है? पैरामीशियम के सरफेस के ऊपर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सो ये मूव करते जाएंगे फूड, स्पॉट स्पॉट जहां होगा वहां तक पहुंचा करके पैरामीशियम्स डेवलप कर लेगा। तो हमने देखा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फूड को, न्यूट्रिशन को एंगल्फ करता है और डाइजेस्ट करता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। अब हम देखने जा रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन कैसे होती है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने ह्यूमन बीइंग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। किसका दिया है? ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। और ह्यूमन बीइंग के में हम में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। सुना दी, नेक्स्ट इंग्लिश करो, इंग्लिश करो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है मनदीप? मैंने कहा सर के साथ ही करनी है बात। मैं क्यों सुना, क्यों नहीं है सबको? नहीं नहीं सुनाओ। सो इस तरह से न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमारे पास गट होता है। गट, गट क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। क्या है हमारे पास? एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम गट भी कहते हैं। ये एक लंबी ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे खत्म होती है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने सीखा कि हम में, हमारे अंदर डाइजेशन के लिए एक लंबी ट्यूब है, एक लंबी ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे खत्म होती है, और बीच में बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पे अलग अलग चीज डाइजेस्ट होगी और फाइनली वो एब्जॉर्ब होगी और एसिमिलेट होगी। डाइजेशन, डाइजेशन ह्यूमन बीइंग में माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। स्पेशल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द स्पेशल ऑर्गन्स इन
inside the alimentary canal. Let us see. नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन है डाइजेशन के लिए बने हुए हैं हमारे अंदर, या यू कैन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये देखिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। माउथ, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। और कुछ कैटलिस्ट भी हैं जो इसको फास्ट करते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो चीज सिक्रिएट करते हैं। देखते हैं आज अपना ही डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ द फूड, हम तरह तरह के खाना खाते हैं और वो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके जाता है। वेरियस फूड, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेचुरली फूड हैज टू बी प्रोसेस्ड, और अब वो प्रोसेस होना है और उसको फाइन, एक फाइन टेक्सचर में लाना है, और ये क्रशिंग से है। इसको क्रश कौन करेगा? टीथ जो माउथ में प्रेजेंट है। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted. क्योंकि सॉफ्ट है तो वो हार्ड नहीं होना चाहिए बहुत बहुत, तो उसको वेट रखना है, और उसको वेट रखने के लिए वाटरी सब्सटेंस निकलता है मुंह में, उसे कहते हैं सलाइवा। यहाँ हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, यहाँ ये क्या छोड़ते हैं? सलाइवा। और इस सलाइवा में हमारे पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर, सलाइवा कहां से निकला? सेलिवरी ग्लैंड से। किससे निकला? सलाइवा। देखो, सलाइवा माउथ में है ना, माउथ में, माउथ में क्या होगा? पहला ऑर्गन है, माउथ में क्या होगा? सलाइवा। सलाइवा कहां से आएगा? सेलिवरी ग्लैंड से। कहां से आएगा? सेलिवरी ग्लैंड से। ओके, ग्लैंड से। और इस सलाइवा के अंदर क्या होगा फिर? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या तोड़ेगा? स्टार्च। तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है बेटा। बच्चों, ये नहीं सोचना है कि पेट में जाके डाइजेशन स्टार्ट होती है, माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले फूड में माउथ में स्टार्च टूटता है, जो कि सलाइवरी अमाइलेज है। जब सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ता है तो उसमें सैलिवरी अमाइलेज होता है। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ता है तो उसमें सैलिवरी अमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च होता है। तो माउथ में स्टार्च टूटता है, ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि और ये सिंपल शुगर में चेंज हो जाएगा, सिंपल शुगर। अगर आप इसको डाइजेशन के बाद इस फूड को माउथ में डाइजेस्ट फूड को चेक करोगे आयोडीन डाल के, तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि वो स्टार्च शुगर में। और डाइजेशन से पहले चेक करोगे, माउथ में टूटने से पहले चेक करोगे आयोडीन डाल करके, तो उसमें स्टार्च होगा। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। फूड मिक्स थॉरोली विद द सलाइवा, मिक्स हो गया। कौन मिक्स करेगा? टंग। अब माउथ का काम हो चुका है, माउथ अपना काम कर चुका है। अब फूड नीड टू बी, अब ये धीरे धीरे ऑइसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक रिदमिक मूवमेंट्स जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू फूड पहुंच जाएगा स्टोमक में। तो मूव, क्योंकि माउथ में जो काम होना था वो हो गया है, तो अब मूव करना चाहिए ये, और ये ट्यूब से होते हुए नेक्स्ट पार्ट में प्रोसेस होना है। तो ये ट्यूब से रिदमिक मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, जिन्हें कि हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ऑल अलोंग द गट ऑइसोफेगस में, इसमें ये यहाँ पर पूरे क्या होंगी? रिदमिक मूवमेंट
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। इज इट ओके? नाउ माउथ से फूड ओसोफिगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंच गया। स्टोमक में, अब स्टोमक में फूड आते ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि वॉल ऑफ द, जो कि स्टोमक की वॉल पे है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये तीन चीजें छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? ये तीन चीजें, HCl, म्यूकस। क्या छोड़ेगा? HCl, म्यूकस, and releases HCl, mucus and pepsin, and pepsin। ये देखिए, ये जो जूस, गैस्ट्रिक जूस निकले हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। डाइजेशन इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड से की वॉल से गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे, और ये इस जूस के अंदर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन, ये मैंने आपको बताया, और म्यूकस। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है? ये तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ेगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों है? क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। ये पेप्सिन के स्वागत में, पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए मीडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ताकि यहाँ प्रोटीन टूट जाए, ताकि यहाँ और ज्यादा एसिडिक ना हो जाए। उसके लिए म्यूकस जो लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो एसिड स्टोमक की लाइनिंग को जला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी पेज पे डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये स्टोमक पढ़ चुके हैं। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड निकला है, गैस्ट्रिक जूस निकला है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और उसमें HCl, म्यूकस और पेप्सिन है। और इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ये बाहर का है, ये नाम इसका लार्ज है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस छोड़ेंगे कौन कौन? ये लीवर, ये लीवर और ये पैंक्रियास, ये, ठीक है? ये इसके असिस्टेंट है, ये इसे काम करके देंगे। थोड़ा काम ये खुद करेगा, और वो काम होगा कब? जब ये दोनों इसे असिस्ट करेंगे। और ये किस तरह से असिस्ट करेंगे लीवर और पैंक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन को? लीवर देगा बाइल जूस, देखेंगे हम बाइल जूस क्या करेगा, और पैंक्रियास देंगे पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है? लेट अस go to the next page of NCERT. Have you heard about complaining of acidity? Acidity. ओवर ईटिंग से एसिडिटी होती है। The exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscle. बोलते अब स्टोमक अपना काम कर चुका है HCl, पेप्सिन और म्यूकस की मदद से, और एक मसल है स्फिंक्टर मसल एट द एंड ऑफ द स्टोमक। ये अब फूड को रिलीज करके कहाँ भेज देगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल intestine, longest part of the large, sorry,
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, बट कॉम्पैक्ट करके ये हमारी बॉडी में रखा गया है। एक्सटेंसिव क्वेलिंग है इसकी, एक्सटेंसिव क्वेलिंग। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वरीज इन डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो ओमनिवरस के स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि उन्हें ग्रास में पड़े, ग्रास में प्रेजेंट सेलुलोज को डाइजेस्ट करना, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए, तो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा होता है कार्निवोरस से, ठीक है। हेंस कार्निवोरस को सिर्फ मीट डाइजेस्ट करना है, तो वो उनका कार्निवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हर्बीवोरस। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्बीवोरस और कार्निवोरस, कि वो उनका इंटेस्टाइन के बारे में, है ना। तो आपने ध्यान रखना है बच्चों, हर्बीवोरस और कार्निवोरस, किसका इंटेस्टाइन बड़ा है, किसका इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा है? हर्बीवोरस लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? लार्ज है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में किया मैंने, आई लार्ज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सेलुलोज डाइजेस्ट, सेलुलोज, जिसको ज्यादा ही ज्यादा ही चाहिए कंप्लीट डाइजेशन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी साइट है एलिमेंट्री कैनाल की जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। जब ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पैंक्रियास सिक्रेशन को लेता है। किसको लेता है? लीवर और पैंक्रियास सिक्रेशन को लेता है, और कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है। ये असिस्टेंट है किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। कौन? लीवर एंड पैंक्रियास। लीवर क्या है, एक और मैं बता दूं, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर लार्ज, एल से लीवर, एल से लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। और पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या है? ये ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और ड्यूल फंक्शन है इसका, इसका ड्यूल फंक्शन है। अब ये फूड जो स्टोमक से आया है ये एसिडिक है, इसको अल्कलाइन बनाने के लिए, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं, सो इसको इसको अल्कलाइन बनाने के लिए, मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पैंक्रियाटिक एंजाइम के एक्शन के लिए बाइल जूस लीवर से आता है, और ये क्या है? ये एल्केलाइन है जो फैट के बिगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, एमल्सिफाई करता है फैट को, मतलब तोड़ता है लार्जर ग्लोब्यूल्स को, और स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है, ताकि ताकि ये जो छोटे 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 इसके फैट के कण निकले हैं, ये सभी तरफ से एंजाइम इन पे एक्ट करके इनको और बारीक कर सके, सरफेस एरिया बढ़ा देगा, इमल्सिफिकेशन करेगा बाइल जूस, जो किससे आएगा? लीवर से, और ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा, एंजाइम का एक्शन फास्ट हो जाएगा इनके ऊपर, और जैसे सूप का होता है ना। तो पैंक्रियास क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस करता है सीक्रेट, और इसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके, और कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन और लिपेज। लिपेज तोड़ेगा लिपिड को, फैट को, और बारीक पार्टिकल्स में, और ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को और बारीक पार्टिकल्स में, और चेंज कर देगा एमिनो एसिड्स में। तो इस तरह से लिपेज फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बना देगा, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। अब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है? विलाई, अंदर की वॉल पे क्या है? विलाई, क्या है? विलाई, ठीक है। ये क्या है? फिंगर लाइक
helps in the absorption. Finger like structure, finger like structure. और ये क्या करते हैं? It helps in the absorption of the food. सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, अंदर की तरफ होंगे, ऐसे ऐसे वॉल होगी, अंदर की तरफ को ये वॉल के इस तरह से होंगे और सरफेस एरिया बढ़ा देंगे फूड की एब्जॉर्प्शन का, फूड की एब्जॉर्प्शन का. और फिर ये जाएगा ब्लड में और ब्लड में होगा ये एसिमिलेट और देगा एनर्जी और हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करेगा. जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनएस से एग्जिट कर जाएगा बॉडी से. और एग्जिट करने के लिए एक मसल है एनएस में जिसे कहते हैं एनल स्फिंक्टर. दो स्फिंक्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक स्टोमक के एंड में और एक एनएस के एंड में. जिस जो स्टोमक के एंड में स्फिंक्टर है उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमक स्फिंक्टर. और इसे हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर. हमारे पास डेंटल केरीज होती है, ठीक है. हमारे पास डेंटल को जो टीथ होते हैं वो डिके करने लगते हैं क्योंकि क्योंकि इनामल खराब होने लग पड़ता है. ये देखो येलो पड़ जाता है. इनामल क्या है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. फूड स्टिक कर जाता है, बैक्टीरिया लगते हैं उसको, वो डाइजेस्ट हुए फूड शुगर में कन्वर्ट किया हुआ और वो क्या हो जाता है, अगर उसे हम टूथपेस्ट ना करें, न्यूट्रलाइज ना करें उस एसिडिक मीडियम को, तो वो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग के वहां पे इन्फ्लेमेशन और पल्प इसे कहते हैं. इसलिए टीथ की केयर करना बहुत जरूरी है. फूड खाने के बाद, किसी भी तरह का फूड खाने के बाद टूथब्रश करना बहुत जरूरी है ताकि एसिडिक मीडियम न्यूट्रलाइज होकर के बेसिक हो जाए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही बैक्टीरिया लगते हैं. तो बच्चों ये था आज का लेक्चर. डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है और कल हम क्या करेंगे? कल हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो बच्चों इसी के साथ मोटिवेशनल थॉट के साथ मैंने स्टार्ट किया था और मोटिवेशनल थॉट के साथ ही मैं एंड अप. दूसरी बार कोशिश करने से कभी मत घबराना बच्चों. दूसरी बार कोशिश करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार बात या विजय इसलिए होगी क्योंकि अब आपके पास अनुभव है. तो ट्राई एंड ट्राई अगेन.